अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी हम आज जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि हम फाइनल टर्म प्रिपरेशंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस हैं वो करवाएंगे इंशाल्लाह, और मिल के करेंगे इंशाल्लाह, और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बेसिक मकसद जो हमारी मेहनत का है, इतनी मेहनत से हम जो ये MCQs की फ़ाइल आपके लिए लेक्चर वाइज बना रहे हैं, सिर्फ उसका मकसद ये है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और हम पेपर में जब पेपर अटैम्प्ट करने के लिए जाएं तो सवाल जैसे भी आए तो हमारे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस की वीडियोस देखी हैं, तो मुझे लेक्चर वाइज सेपरेटली जो MCQs जो हैं ऐसी कोई फ़ाइल नज़र नहीं आई, ऐसी कोई वीडियो नज़र नहीं आई। तो ये स्पेशली मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हें लेक्चर वाइज अपने MCQs को प्रैक्टिस करने में उनको आसानी होगी, और वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे एक लेक्चर पढ़ेंगे, हमारी वीडियो देखेंगे, MCQs को अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रिडिक्ट करें हमारे आंसर्स को पहले ही। तो उससे ये होगा जब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपके नॉलेज में काफ़ी गेन होगा। और इंशाल्लाह आप बेशक हैंड आउट से भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, हमारी जो फाइल है वो 100% करेक्ट होगी। और ये मैंने खुद चेक की है और मैंने खुद बनाई है, एक एक चीज़ मेहनत करके मैंने इस पर वर्किंग करके किया है। आपकी आसानी के लिए हर सवाल के आखिर में जवाब प्रिंट भी होगा, और मैंने बोल्ड भी कर दिया। ये जो बोल्ड मैंने किया है ना, ये बेसिकली मैंने खुद चेक करके क्रॉस वेरीफाई करके किया है। तो इस बोर्ड का मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है और मैंने इसको चेक किया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया। अब ऐसा है कि हम अपने जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशंस हैं उसको हम दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे। पहले पार्ट में हम लेक्चर नंबर 19 से 30 तक जाएंगे, और सेकंड पार्ट में हम 31 से 45 तक अपने जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का इसका कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो हाजिर खिदमत है, और इसमें मैं लेक्चर नंबर 19 से शुरू नहीं कर रहा। मैं आपको आपके हैंड आउट से वेरीफाई करवा दूँ कि लेक्चर 19 में जो हमने मिड टर्म का आखिरी जो लेक्चर 18 पढ़ा था, उसमें बेसिकली एक स्टोर का जो है वो एक एग्जांपल थी। स्टोर का हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो उस एग्जांपल को लेक्चर 19 में उन्होंने कैरी किया है, और उसमें उसी एग्जांपल को जो हमारे रूल से, जो जैसे कि हु आई नो, हु आई एम, और जो रूल्स ऑफ थम्स हैं जो हम ऊपर मिड टर्म में पढ़ के आ रहे हैं, वो उस एग्जांपल पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं और ये हमें करके दिखाए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आप नॉलेज गेन करने के लिए जो है ना पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। हम हमारे जो न्यू कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहे हैं वो शुरू होने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 20 से, और लेक्चर नंबर 20 से ऑनवर्ड मैंने ये MCQs की फाइल आपके लिए रेडी की है। तो शुरू करते हैं जी हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 लेसन 20 से। इंटरेक्शन डायग्राम्स की बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि इसका जो मकसद है वो क्या होता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अब जो सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर होता है, हम जो है ना उसे डिपिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे जो है ना वो शो करवा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच टाइप ऑफ UML डायग्राम प्रोवाइड्स अ टाइम बेस्ड व्यू। तो टाइम बेस्ड व्यू के लिए जो डायग्राम यूज होती है उसे हमें सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी टाइप की डायग्राम इसके साथ की है वो कोलैबोरेशन डायग्राम है, उसको हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सीक्वेंस डायग्राम में व्हाट डू द सॉलिड लाइंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सॉलिड लाइन है तो वो बेसिकली मैसेज जो भेजा जा रहा है ना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो उसे डिपिक्ट कर रहा होता है। ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्हाट डू द एक्टिवेशन बॉक्स ऑन द लाइफ लाइंस इन अ सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट्स। तो बेसिकली जो एक्टिवेशन बॉक्सेस होते हैं वो उस टाइम जो चाहिए होता है ना उसे जो है ना डिपिक्ट कर रहा होता है। कौन सा टाइम? जो टाइम रिक्वायर होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट को वो मैसेज प्रोसेस करने के लिए। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे आप ये एरो को देखें तो ये ओके इज इक्वल टू मे बोरो के साथ ये जो छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये एक्टिवेशन बॉक्स है। ओके जी,
नेक्स्ट चलते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे। विच टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड व्यू के लिए ये जो दूसरी टाइप थी हमारी कोलैबोरेशन डायग्राम की, वो यूज होती है, ठीक है जी। और इन अ सीक्वेंस डायग्राम हाउ आर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस अरेंज, तो ये हॉरिजेंटली अरेंज्ड होती है क्लासेस, ठीक है। इसमें ये अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यानी क्लासेस जो हैं आपकी ये वाली देखें, ये लाइब्रेरी मेंबर हो गया, एक क्लास बुक हो गई आपकी, और ये बुक कॉपी हो गई। ये जो आपकी क्लासेस है देखें अभी हॉरिजॉन्टली हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो ये वो आपसे आपको बताना चाह रहा है। ओके जी, आगे क्या है जी, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो बिटवीन द लाइफ लाइंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एरो जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो मैसेज जो होता है उसे रिप्रेजेंट करता है जो हम भेज रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। ओके, व्हाट इज द प्रेफर्ड वे टू लेबल ए मैसेज इन अ सीक्वेंस डायग्राम। तो मैसेज को लेबल करने के लिए डिस्क्रिप्शन जो है ना, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन डाल देनी चाहिए। तो ये टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन जो होती है वो यूज़ होती है, ठीक है, लेबल के लिए। यहाँ पे जैसे ये डाली हुई उन्होंने, ओके बोरो मेंबर, जैसे सेट टेकन मेंबर, तो ये एरो के ऊपर जो डाली हुई ना, ये टेक्सचुअल ब्रीफ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है। ओके जी, लेसन नंबर चलते हैं 21 पे। जी, लेक्चर 21 का है विच टाइप ऑफ मैसेज इन सीक्वेंस डायग्राम रिप्रेजेंट कॉल इवेंट्स। तो कॉल इवेंट्स जो है वो किसे कहा जाता है, और इसकी अगर डेफिनेशन भी लिखी आप देख लीजिएगा। ये जो सिंक्रोनस मैसेज होते हैं ना, उन्हें ये कॉल इवेंट्स कहा जाता है। ओके, एसिंक्रोनस मैसेजेस जो होते हैं सीक्वेंस डायग्राम, उसे कैसे हम डिनोट करते हैं, उसके लिए हम हाफ जो एरो होता है वो यूज़ करते हैं, और जो से सिंक्रोनस मैसेज होते हैं उनके लिए फुल एरो हम लोग यूज़ करते हैं। ये आप देख लीजिए, ठीक है इसको। ओके जी, आगे क्या है जी, व्हाट एक्शन डू एसिंक्रोनस मैसेज टिपिकली परफॉर्म इन मल्टी थ्रेड और मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। तो ये तीन किस्म के जो काम होते हैं वो तीनों ये करता है। वो न्यू थ्रेड भी बना सकता है, न्यू ऑब्जेक्ट भी बना सकता है, और कम्युनिकेट विद अ थ्रेड दैट इज ऑलरेडी रनिंग। ये तीनों काम जो है ना वो कर सकता है, ठीक है जी। वो एक्शन जो है ना हो सकते हैं एसिंक्रोनस मैसेज के। An object may destroy another object via destroy message in a sequence diagram. When should one avoid modeling object destruction? ठीक है, जब मेमोरी मैनेजमेंट की बात हो रही हो तो उस वक्त ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन को जो है ना बहुत क्रिटिकल लिया जाता है। ऐसा ना हो कि आपका जो है ना वो डैंगलिंग पॉइंटर वाला सीन बन जाए। होप सो आपको डैंगलिंग पॉइंटर का पता होगा। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 5 जी, विच टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम कैन बी यूज्ड टू शो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। ये कोलैबोरेशन डायग्राम होती है। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज डू कोलैबोरेशन डायग्राम यूज द सेम नोटेशन एज सीक्वेंस डायग्राम। तो किसके कौन से कोलैबोरेशन डायग्राम जो मैसेज भेजता है वो किससे मिलते जुलते हैं, वो सिंक्रोनस मैसेज जो होते हैं ना उनसे मिलते जुलते हैं। ओके, कोलैबोरेशन डायग्राम्स कैन बी यूज्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ मैसेज डिटरमिन्ड बाय नंबर्स। ठीक है, ये हम नंबर्स के जरिए इसको शो करते हैं। तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। देखें नंबर है 1 2 3 4, ये बात हो रही है। ओके जी, आगे विच यूएमएल डायग्राम इज बेस्ट सूटेड टू सी द फ्लो ऑफ टाइम इन अ सिस्टम। फ्लो ऑफ टाइम के लिए जब टाइम की बात आ जाएगी तो सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। ओके, व्हाट कैन बी एनालाइज टू एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन की क्वालिटी को हमने चेक करना है ना, तो हम मिड टर्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं कपलिंग एंड कोहेजन का जो कंसेप्ट है, हम वो जो है ना उसके जरिए हम एनालाइज करते हैं उसकी क्वालिटी को। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, हाउ कैन द ओवरऑल कपलिंग ऑफ सिस्टम बी रिड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो कपलिंग कैसे जो है ना रिड्यूस्ड हो सकती है, बाय कंसोलिडेटिंग रिलेटेड फंक्शन इनटू स्मॉलर पब्लिक इंटरफेसेस। ठीक है, ये देखें इन्होंने ये यहाँ से उठाया या ये यहाँ से बनाया एमसीक्यू, मैंने यहाँ से बनाया। ठीक है जी, स्मॉल पब्लिक जो इंटरफेसेस होते हैं ना वो क्लास को ज़रा समझने में और उसको मॉडिफाई करने में हमारे लिए आसानी होती है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम जब किसी चीज़ को जो है ना वो क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। ओके जी, लेसन नंबर 22 में आ गए हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन। ये हम अब जो दाखिल हो गए हैं लेसन नंबर 22 में, ये सॉफ्टवेयर और सिस्टम आर्किटेक्चर हम उसमें पढ़ेंगे। और उसमें ये है कि सबसे जो प्राइमरी गोल होता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन का, वो ये होता है कि हम सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, सिस्टम कोई भी हो सकता है, कोई भी, सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एलिमेंट नहीं है, कोई भी सिस्टम होता है। जब भी किसी सिस्टम के मुतालिक हम कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाते हैं ना, उससे उसको डेवलप करने से पहले, उसको बनाने से पहले, तो वो उसका हमें जो है ना वो डिज़ाइन दिखाता है कि ये कैसे बनेगी। जैसे हम हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जब कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन रही होती है तो वो अपना एक जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है वो डिस्प्ले करवाता है और उसको जो क्या करता है एडवर्टाइज भी करता है। हाउ कैन परफॉर्मेंस बी इम्प्रूव इन आर्किटेक्चर, लोकलाइज ऑपरेशंस टू मिनिमाइज कम्युनिकेशन। ठीक है जी,
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज कंट्रोल मॉडलिंग इन्वॉल्व इन आर्किटेक्चरल डिजाइन, एस्टेब्लिश कंट्रोल रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, इसमें डेफिनेशन ज़्यादा थी आर्किटेक्चर के जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें, इसलिए आप इसको थॉरली देख लीजिएगा। इसमें सारा जो रोल है वो डेफिनेशन का है, कोई कंसेप्ट एलिमेंट कोई चीज़ इसमें नहीं है, इसको आप सिर्फ समझ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, हम लेक्चर नंबर 23 में हम चले गए। लेक्चर नंबर 23 में आर्किटेक्चर व्यू आ गया। ये भी कुछ इससे आगे मिलता जुलता ही है, इसमें भी कुछ डेफिनेशन है और कुछ जो हिस्ट्री वगैरह है वो इसमें जो है ना इन्वॉल्व है। तो जी ये है पहला सवाल के जो पेरी और वुल्फी हैं उनके मुताबिक व्हाट एलिमेंट्स मेकअप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये यहाँ पे है डेटा एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे 3 होने चाहिए। जो 3 कैटेगरीज बनी थी, डेटा एलिमेंट्स, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और कनेक्टिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे इसको आप ऐसे कर दें, मैं इसको चेंज कर देता हूँ उसके लिए माजरत। डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड कनेक्टिंग एलिमेंट्स। और जो फार्मूला था ना उनका जो उन्होंने किया था वो ये वाला फार्मूला था, एलिमेंट्स फॉर्म्स एंड रैशनल। ये आप देख सकते हैं। ये जो आगे कॉन्स्टेंट्स जो डाले थे ना, ये बोइंग ने डाले थे, उसके उनके फार्मूला को जो है ना रिप्रोड्यूस किया था बोइंग ने। ये नीचे लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स में, इसको देख लें। ठीक है, ओके जी। विच आर्किटेक्चर मॉडल प्रपोज अ 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू। तो ये आपको पता है ये किन का था, कर्चिन का जो है ना 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल था। ओके जी, आगे जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि हम जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उसको समझ सकें और उसे वैलिडेट कर सकें। ठीक है, आगे आएगा हु आर द प्राइमरी यूजर ऑफ द कोड व्यू। कोड व्यू का जो प्राइमरी यूजर है वो कौन होता है, वो प्रोग्रामर्स और डिजाइनर्स होते हैं ऑफ द सिस्टम। ये आपको यहाँ से नीचे जो एक टेबल बना हुआ है उससे आप यहाँ से देख के इसको जो है ना कंफर्म कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है प्रोग्रामर, डिजाइनर एंड यूजर। ओके जी, विच व्यू इन द आर्किटेक्चर मॉडल फोकस ऑन सिस्टम डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। तो ये फिजिकल व्यू होता है। ठीक है, सिस्टम डिलीवरी और इंस्टॉलेशन जो है ये फिजिकल चीजें आती है। जैसे कंप्यूटर आ गया और नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क में कितने कंप्यूटर हैं, कितने प्रिंटर हैं, तो ये फिजिकल व्यू के जो है ना सारे का मलात है। ओके जी, हाउ मेनी मेन व्यूज आर देयर इन क्लाइमेट्स मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कर्चन्स 4+1 आर्किटेक्चर व्यू मॉडल। जी, तो इसमें जो है जब क्लेमेंट्स ने जो है ना जब इसमें चेंजिंग की थी तो उसने यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एक कोड का सेक्शन भी डाल दिया था। ठीक है, बेसिकली उसके यहाँ पे जो है ना 4 थे बेसिक, यहाँ पे जो फंक्शनल, कोकरेंसी, फिजिकल और डेवलपमेंट 4 है। और 5वीं चीज जो है ना उसने क्या डाल दिया था, उसमें कोड भी ऐड कर दिया था। तो मेन जो उसके जो थे ना, यहाँ पे ये मेन व्यूज पूछ रहे, तो मेन व्यूज उसके 4 थे और उसमें एक जो है ना वो उसने जो प्लस कर दिया था ना, वो ये वाला कोड किया था जो डेवलपमेंट के साथ एंगेज हो गया था। ओके, व्हाट आर आर्किटेक्चरल व्यूज यूज्ड फॉर टू अचीव डिजायर्ड सिस्टम क्वालिटीज। ठीक है, सिस्टम की क्वालिटीज को अचीव करने के लिए, गोल सेट करने के लिए। हाउ आर आर्किटेक्चरल व्यूज रिलेटेड टू ईच अदर, दे फॉर्म अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद सब व्यूज। ठीक है, ये मैंने सब आपके हैंडआउट से उठाया हुआ है। ओके, व्हाट डज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल इनकम्पास इंक्लूड। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख ले, आर्किटेक्चर जो स्टाइल है उसमें 4 चीजें होती हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स, सेट ऑफ कंपोनेंट्स, सेट ऑफ कनेक्टर्स, कंस्ट्रेंट्स और सेमेंटिक मॉडल्स होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। लेसन नंबर 24 पे हम आ गए हैं जी। अब वीडियो लंबी होती जा रही है, हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से जो है ना कंसेप्ट को जो है ना क्लियर करें। और ये है कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, व्हाट आर द स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल इन आर्किटेक्चर डिजाइन शो। ये क्या शो कराता है, तो यहाँ पे देखें ये जो है ना जो हमारे जो सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें शो करवाता है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसका आंसर भी आपके सामने। ओके, विच आर्किटेक्चरल मॉडल इज यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा नीड्स टू बी शेयर्ड अमंग सब सिस्टम्स। तो डेटा सेंटर जो होता है ना, जो सिस्टम होता है हम वो यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, और इसका दूसरा जो नाम है वो है द रेपोजिटरी मॉडल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू जो है ना मुझे पूरे यकीन है कि ये आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, ये जो नेम वाला है कि डेटा सेंटर्स को सेंटर्ड जो मॉड्यूल है उसको हम और क्या कह सकते हैं, मॉडल है उसको हम, और उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम रेपोजिटरी मॉडल है। ओके जी, इन द रेपोजिटरी मॉडल वेयर इज शेयर्ड डेटा हेड। जो शेयर्ड डेटा होता है वो कहाँ होता है, वो सेंट्रलाइज होता है, वो एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, उसके अंदर पड़ा हुआ होता है और सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। ओके, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो मेन जो एडवांटेज, जो सबसे अहम एडवांटेज है वो ये है
कि वो जो हमारे नेटवर्क सिस्टम है ना, जो एक नेटवर्क सिस्टम बना होता है, तो उसको जो है ना इफेक्टिवली तौर पे जो है ना यूज़ करने के लिए जो है ना हम क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है उसको जो है ना क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिपोजिटरी मॉडल? रिपोजिटरी मॉडल का डिसएडवांटेज ये है कि डेटा वैल्यूएशन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ठीक है। यानी सारा डेटा जो होता है वो एक सेंटर्ड एक जगह पे पड़ा होता है, तो काफ़ी एक टाइम में काफ़ी लोग उसे जो है ना एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि डेटा जो है वो उसकी रिडंडेंसी का काफ़ी जो है ना चांसेस होते हैं कि वो रिडंडेंट हो जाए। ओके, आगे है इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, हाउ आर क्लाइंट्स एंड सर्वर्स कनेक्टेड? तो क्लाइंट और सर्वर जो है वो एक नेटवर्क के थ्रू जो है जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। विच टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेसिंग इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम? तो डेटाबेस सर्वर में जो है ना हम लोग एसक्यूएल क्वेरी प्रोसेसिंग यूज करते हैं। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिन क्लाइंट मॉडल? ओके, थिन क्लाइंट मॉडल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि इसमें जो हम क्या करते हैं, लिजेसी सिस्टम जो है ना उनको एज ए सर्वर्स हम लोग यूज करते हैं। लिजेसी का मतलब ये है कि जो इनहेरिटेड सिस्टम होते हैं, यानी यूँ समझें कि एक सर्वर जैसे हमारा होता है नेटवर्क में, उसके नीचे काफ़ी जो है ना क्लाइंट्स होते हैं। तो लिजेसी इस मीनिंग में आ रहा है कि लिजेसी जो क्लाइंट्स जो होते हैं ना, जो फैले हुए होते हैं नेटवर्क में, उन्हें भी जो है ना उन्हें एज ए सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं थिन क्लाइंट मॉडल में। और ऐसे जो है ना फास्ट फैट क्लाइंट मॉडल ने जो है ना क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ओके जी, तो विच क्लाइंट सर्वर मॉडल डेलीगेट्स मोर प्रोसेसिंग टू द क्लाइंट? फैट क्लाइंट मॉडल, ठीक है, ये आ गया, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फैट क्लाइंट मॉडल? फैट क्लाइंट मॉडल का यहाँ पे एडवांटेज देखें कि बेटर यूज ऑफ नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम का बेटर यूज जो है ना इससे आ गया। उससे ये हुआ कि डेटा की रिडंडेंसी जो है ना, और डेटा एक ही जो है ना जो सर्वर था उसी के थ्रू जो है ना वो तमाम क्लाइंट्स जो है अपने अपने एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस करते हैं, सॉरी। ओके, लेसन नंबर हम लोग आ गए अब 25 पे जी, और तेज़ी से बढ़ रहे हैं हम 30 की तरफ। तो यहाँ पे जीरो इंस्टॉल अच्छा आ गया, चलो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड द जीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर? अच्छा, मेन आइडिया इसका ये था कि जब क्लाइंट होते हैं ना, अगर एक सिस्टम है, बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम है, उसमें एक सर्वर है और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 1000 क्लाइंट्स हैं, तो 1000 क्लाइंट्स के ऊपर जो इंस्टॉलेशन है ना एक एप्लीकेशन की, जो जिस एप्लीकेशन के ज़रिए वो सर्वर से जो है ना कनेक्ट होगा, ये डेटा एक्सेस करेगा या डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो वो जो है ना हर सिस्टम पे जाके बैठ के मैनुअली करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये ज़ीरो इंस्टॉल आर्किटेक्चर यूज़ हुआ था। तो इससे ये हुआ कि जो इंस्टॉलेशन है वो क्लाइंट साइड से नहीं होती थी, इंस्टॉलेशन जो है ना वो सर्वर साइड से होती थी। यानी एक दफ़ा सर्वर पे एक चीज़ इंस्टॉल हो गई तो वो तमाम क्लाइंट्स पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती थी। ओके जी, विच आर्किटेक्चर यूजेज अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोसेस इनपुट डेटा एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट? तो ये डेटा फ्लो और पाइप्स एंड फिल्टर आर्किटेक्चर जो है ना इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये आ गया, ठीक है, ये इसकी पिक्चर है और इसको आपने पढ़ लेना। ओके जी, ओके जी, इन विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डज ईच फिल्टर वर्क इंडिपेंडेंटली? ठीक है, तो ये कौन सा होता है, और उससे दूसरे जो फिल्टर्स होते हैं उनकी नॉलेज की जरूरत नहीं होती। तो ये जो है डेटा फ्लो और पाइप और फिल्टर आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर? तो थ्री टायर आर्किटेक्चर का है कि ईच एप्लीकेशन आर्किटेक्चर लेयर रन्स ऑन सेपरेट प्रोसेसर्स, ठीक है। तो जब थ्री टायर आर्किटेक्चर आया ना, तो इसमें ये था कि लेयर्स बना दी गई और हर लेयर को जो है ना एक प्रोसेसर जो है ना फ्राहम कर दिया गया। तो हर लेयर का जो डेटा था, जितने भी मामला थे, वो सेपरेट एक प्रोसेसर जो है देखता था, दूसरी लेयर के दूसरा प्रोसेसर देखता था, तीसरी लेयर के तीसरा प्रोसेसर देखता था। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे एक बहुत बड़ा काम होता है ना, जैसे अगर एक दीवार बनानी हो, ठीक है, अगर हम एक मिस्त्री से बनवाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, अगर हम ज़्यादा मिस्त्री उस पर लगा देंगे तो वो कम टाइम में जल्दी बन जाएगी। तो ऐसे जो है ना वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज डिराइव फ्रॉम a स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन एंड एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम एवेल्यूएशन? तो ये है जी रेफरेंस आर्किटेक्चर। जैसे हमारा OSI मॉडल है, ठीक है, तो ये OSI मॉडल जो है वो इसकी है, इसमें ये क्या ये रहा है कि ये वो कौन सी एप्लीकेशन डोमेन है जो एक्ट एज अ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बनाती है। जैसे अब OSI मॉडल है ना, वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो OSI मॉडल को आई होप सो आप पढ़ चुके होंगे। आगे जी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग आर्किटेक्चर एनालिसिस? आर्किटेक्चर एनालिसिस करते वक्त सबसे पहला जो हमारा जो
स्टेप होता है वो ये होता है कि हम सिनेरियो जो है उन्हें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला हमारा स्टेप है, ये देख लें आप, एनालाइज आर्किटेक्चर डिज़ाइन में सबसे पहला जो है वो कलेक्ट सिनेरियोज है। बाकी भी आपने पढ़ लेना है सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। जी अब हम आगे दाखिल हो गए जी डिज़ाइन पैटर्न्स की तरफ, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स से रेलिवेंट जो है पहला सवाल ये है कि विच इज़ नॉट द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक टेम्पलेट फॉर डिस्क्राइबिंग डिज़ाइन पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू गोफ बुक। जी तो ये आप देख लें गोफ बुक में, इसमें जो ये इसने 10 जो आपको बताए हुए हैं ना जो चीज़ें हैं, उनमें आपको ये नेम भी मिल रहा है यहाँ से, सॉरी कॉन्टेक्स्ट भी मिल रहा है, फोर्सेस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, कॉन्टेक्स्ट भी है, फोर्सेस भी हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो इसका पार्ट नहीं है। ओके जी, विच टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न डील्स विद हाउ टू क्रिएट एंड इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्रिएशनल पैटर्न्स जो होते हैं ये उस डिजाइन पैटर्न का काम है, ठीक है, ये क्रिएशनल पैटर्न्स। ओके जी, नेक्स्ट है जी विच टाइप ऑफ डिजाइन पैटर्न कंसर्न विद द एग्रीगेशन ऑफ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की जो है ना ये खासियत है। ओके विच व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न। बिहेवियरल पैटर्न्स का काम क्या होता है, डिस्क्राइब पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। बिहेवियर में बिहेवियर आ जाता है, क्लास के क्लास जब बनती है ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। तो कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगी अपने इंटरफेस के थ्रू, तो वो सारा जो डिज़ाइन होता है वो किस पैटर्न में आता है, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न में आता है, बिहेवियरल पैटर्न्स में आता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज होता है। ओके जी, विच टाइप ऑफ बिहेवियरल पैटर्न यूजेस इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये बिहेवियरल पैटर्न के अंदर चला गया, तो ये बिहेवियरल पैटर्न के अंदर जो है ना यहाँ पे आप ये देखें बिहेवियरल पैटर्न्स में, तो यहाँ पे एक होगा बिहेवियरल क्रॉस पैटर्न्स, ठीक है। तो बिहेवियरल क्रॉस पैटर्न्स में पैटर्न्स जो होता है उसमें हम इनहेरिटेंस टू डिस्ट्रीब्यूट बिहेवियर बिटवीन क्लासेस उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसकी सब टाइप थी, किसकी सब टाइप थी, बिहेवियरल पैटर्न्स की। ओके जी, हु इनिशियली वर्कड ऑन डॉक्यूमेंटिंग डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग डिजाइन पैटर्न पे सबसे पहले किसने काम किया था, तो क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने जो है ना इन पे जो है इस पे जो है ना काम किया था, ठीक है। ओके नेक्स्ट है हमारा जी विच बुक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन पैटर्न एंड वाज ऑथर्ड बाय इज गामा विचर्ड हेलम रॉफ जॉनसन विलिसिडिस। तो ये जो बुक का नाम था वो था डिजाइन पैटर्न्स, और आगे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने हैंडआउट से उठाया, आप देख लीजिएगा। ओके विच टाइप ऑफ पैटर्न कंसर्न द एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एग्रीगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरल पैटर्न्स के जरिए होती है, ठीक है, फॉर्म द लार्जेस्ट क्लासेस। ये भी आपने हैंडआउट से इसको देख लिया। लेसन नंबर 27 जी, इसमें भी पैटर्न्स ही चल रहे हैं। ओके व्हाट इज द बेसिक इंटेंट ऑफ द ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या करता है, ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है ना ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफाइन करता है, ठीक है जी। इन द ऑब्जर्वर पैटर्न व्हाट इज द रोल ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, वो रोल होता है, ये आपने यहाँ से इसको देख लेना है कि सब्जेक्ट का क्या रोल है। वैसे इसका यहाँ पे आंसर मैं कर ही देता हूँ, ये है कि इंटरफेस जो होता है ये प्रोवाइड करता है कि इंटरफेस फॉर अटैचिंग एंड डीअटैचिंग ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट्स को अटैच और डी अटैच करने के लिए यूज होता है। ये इसकी आपको मैं यहाँ पे ये इसकी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके बारे में बात कर रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में। ओके जी आगे है जी विच पैटर्न शोज दैट अ क्लास ओनली हैज वन इंस्टेंस, ठीक है। क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस हो। एक जब सिंगल की बात आ गई ना, वन की आ गई, तो वो आगे उसके बारे में ये कह रहे हैं प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट। तो ऐसी जो क्लासेस होती हैं या ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं उसमें सिर्फ क्लास का एक इंस्टेंस होता है और वो ग्लोबली काम कर रहा होता है, तो वो सिंगलटन पैटर्न जो है ना हम उसके लिए यूज करते हैं। ओके जी आगे इन द फैसेट पैटर्न व्हाट इज द रोल ऑफ द फैसेट ऑब्जेक्ट। फैसेट ऑब्जेक्ट का जो रोल होता है वो क्या होता है, यहाँ से समझ भी लेते हैं हम उससे, इसकी जो डायग्राम है उससे, ये देखें, ठीक है। ये फैसेट आ गया, इसमें क्या कहता है, इट डेलीगेट्स क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट सब सिस्टम। अच्छा ये इसको पता होता है कि मैंने कौन सी रिक्वेस्ट जो है ना किस सिस्टम तक पहुंचानी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, ये देखें, ये हमारे मेरे एरो देखें बिखरा हुआ है ना। अब इसमें यहाँ पे फैसेट क्या कर रहा है कि इसको पता है कि मैंने अगर ये वाला जो क्लाइंट है ये इस क्लाइंट से बात करना चाहता है, वो फैसेट को बताएगा और फैसेट जो है वो क्या करेगा, उस बंदे तक इसका पैगाम पहुंचा देगा, ठीक है। ओके जी which pattern is based on the publish subscribe mechanism and was used in the model view controller MVC pattern। तो ये ऑब्जर्वर पैटर्न है, ठीक है, इसको भी आपने देख लेना है।
ओके जी, लेसन नंबर हम आ गए हैं 28 पे और अब हम आ गए हैं कोडिंग की तरफ। ठीक है, और ये कौन सी कोडिंग है जी? जो अच्छे प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं ना, ये अब हम उसकी जो काफ़ी कुछ रूल्स हैं, डिफाइंड रूल्स हैं, हम वो देखेंगे। उन कुछ टिप्स देखेंगे कि अच्छा कोड जो है वो कैसा होता है और हमें कैसा करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी मुझे लर्निंग हुई थी, मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फील हुआ। मुझमें भी काफ़ी गलतियां थी जो मैंने इंशाल्लाह आगे जाके करेक्ट करूंगा। तो आप भी इसको लर्निंग के लिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और अभी तो हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ अपने। तो यहाँ पे मुझे जो कोट है फ्लावर का बहुत पसंद आया था कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। कोई भी फूल जो है वो कोड राइट करता है ताकि कंप्यूटर्स को सिर्फ समझ आ जाए, लेकिन गुड प्रोग्रामर राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। तो अच्छे प्रोग्रामर्स वो कोड लिखते हैं जो ह्यूमंस को भी समझ आए। ठीक है, तो आपकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए कोड में। ठीक है, ताकि कोई दूसरा अगर आपका कोड को पढ़े तो उसे पता चल जाएगा ये आपका कोड क्या कह रहा है। ओके जी, व्हाट आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गाइड मेंटेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर कोड? तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और जर्नैलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड? सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड वो होता है जो अपनी जो उसे देख के बंदा समझ जाए कि क्या कह रहा है। टू मेक द कोड इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर मुराद कमेंट्स हैं कि अगर आपको कमेंट्स की जरूरत ना पड़े, आपका कोड लिखा हो, बंदे को समझ आ जाए, पढ़ने वाले को, दूसरे प्रोग्रामर को, कि आपने क्या लिखा है और यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आप कोड करने की कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ एन इंडिविजुअल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड? तो आइडियल साइज कितना होना चाहिए जी? आइडियल साइज आपका होना चाहिए अराउंड 20 लाइंस होना चाहिए ऑफ कोड। ठीक है, और ये 20 लाइंस क्यों है? क्योंकि 20 लाइंस जो है आपके एक पेज पे आ जाती हैं। ओके जी, आगे है विच नेमिंग कन्वेंशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल इन इट्स नेम सच एज डेटा टाइप। उसमें डेटा टाइप भी हो, ठीक है, और उसका रेफरेंस वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट वेरिएबल भी हो। तो ये जो तमाम चीज़ें जिस नेमिंग कन्वेंशन में को इस्तेमाल करते हैं, हम एक चीज़ वेरिएबल नेम में डाल देते हैं, उसको हंगेरियन नोटेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, विच टाइप ऑफ वेरिएबल नेम शुड बी ऑल अपर केस? कौन सा वेरिएबल नेम है जो ऑल अपर केस होना चाहिए और उसके दरमियान गैप में हमें अंडरस्कोर लगाना चाहिए? तो वो कांस्टेंट वेरिएबल्स। जब कांस्टेंट वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करें ना, तो वो हमें ऑल कैप्स में करना चाहिए, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो दरमियान में अंडरस्कोर लगाना चाहिए स्पेस की बजाय। ओके, विच प्रीफिक्स? प्रीफिक्स का मतलब है पहले आने वाली चीज़। शुड बी यूज फॉर बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन वेरिएबल्स के लिए इज यूज होता है। ओके जी, ओके जी, बट यानी इज हम क्या कहते हैं ना, इज एरर। बूलियन है ना, या हाँ या ना, तो हम कहते हैं इज एरर। ठीक है, तो इज जो है वो शुरू में आ गया, तो ये बेसिकली प्रीफिक्स है। ठीक है, इज प्रीफिक्स हम यूज करते हैं बूलियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते वक्त। व्हाट टर्म कैन बी यूज्ड इन मेथड्स वेयर समथिंग इज कंप्यूटेड? जब हमने कोई ऐसा मेथड जो है ना डिक्लेयर करने जा रहे हैं जो जिसकी बॉडी में हम कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कोई हिसाब किताब कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं उसका जवाब, तो उसके नेम के साथ ये कन्वेंशन है कि कंप्यूट जो है ना लाजमी होना चाहिए। ठीक है, The word naming convention should be used for variable representing an entity number. Entity number के लिए हम नंबर जो NO होता है ना, नंबर के लिए यूज करते हैं, वो सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स जो होता है वो वेरिएबल के नाम के बाद आता है। ठीक है, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में, तो ये नंबर हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं एम्प्लॉय नंबर, ID स्टूडेंट नंबर, तो ये वो वाला NO नंबर है। ठीक है जी, ओके जी, what should be avoided in names representing कॉमन वर्ड्स लिस्टेड इन लैंग्वेज डिक्शनरी? तो जो कॉमन वर्ड्स हैं जिन्हें हम अवॉइड करें उन्हें एब्रीविएशंस कहते हैं। हमें एब्रीविएशंस को जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, हमें वो नहीं यूज करनी चाहिए। ठीक है, आगे जी, व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी नेम्ड? IJK। तो IJK और ये कहाँ भी यूज होती है? नेस्टेड लूप्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, इन्हें हम आइटरेटर वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर का लूप लगाते हैं ना, नेस्टेड लूप में हम फॉर का लगाते हैं आई के साथ, फिर हम उसके अंदर जब दूसरा लूप शुरू करते हैं तो उसमें हम JK यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है IJK जो है ये आइटरेटर वेरिएबल्स के तौर पे यूज होते हैं, और ये क्या करते हैं? आइटरेट करते हैं पूरी, अगर एक एरे है, एरे पे हमने फॉर लूप लगाया तो पूरी एरे को आइटरेट करेगा। आइटरेट का मतलब है उसमें घूमेगा पूरा, शुरू से लेके आखिर तक, अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। ओके जी, लेसन नंबर 29 पे हम आ गए। ओके, 28 तो गुजर गया। ओके, 20 पे आते हैं जी डायरेक्टली। व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्सटेंशन फॉर C++ हेडर फाइल्स? हेडर फाइल्स के जैसे कि आपको पता है कि हेडर फाइल्स के आखिर में .h लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये .h का आंसर है।
सो वेयर शुड क्लास डिक्लेरेशन बी प्लेस्ड इन C++? तो क्लास की डिक्लेरेशन हमें हेडर फाइल्स में रखनी चाहिए। क्लास की इम्प्लीमेंटेशन जो होती हैं वो हम लोग रखते हैं .cpp में, ठीक है। उसके लिए .c++ और .cc भी हम लोग यूज़ करते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है, यहाँ डिक्लेरेशन की बात हुई है, तो डिक्लेरेशन के लिए हम .h यानी हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और जो क्लास का नेम है वो सेम एज द फाइल नेम होना चाहिए। ओके जी, आगे है जी, विच स्पेशल कैरेक्टर शुड बी अवॉइडेड इन फाइल हैंडलिंग फॉर जावा एंड C++? तो जावा एंड C++ में को यूज़ करते हुए हमें स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे टैब हो गए और पेज ब्रेक हो गए, उससे जो है ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब कोई कम्प्लेक्स कोडिंग होती है ना तो हमारे कंपाइलर्स और डिबगर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब हमारे कोड में ये चीज़ें शामिल हो। आगे जी, विच शुड हाउ शुड हेडर फाइल्स प्रिवेंट मल्टीपल इंक्लूजन इन C++? तो मल्टीपल इंक्लूजन के लिए हम लोग चेक लगाते हैं शुरू में, क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है ना हमारे पास, इफ एंड डेफ एंड डिफाइन एंड एंड इफ, तो ये हम लगाते हैं, ठीक है, किसके लिए? मल्टीपल इंक्लूजन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके जी, व्हाट शुड बी द, यहाँ पे मल्टीपल जो इंक्लूजन है इसका मतलब ये है कि कोई हेडर फाइल हमने 2 दफ़ा तो नहीं डाल दी, तो उसके चेक करने के लिए, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी डन विद इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स इन जावा एंड C++? तो इनिशियलाइजिंग करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्कोप रखना चाहिए, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन कंडीशनल टू एनहांस रीडेबिलिटी यूजिंग कॉम्प्लेक्स कंडीशनल एक्सप्रेशन? तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए जब भी हम कंडीशंस को यूज़ करें? तो रीडेबिलिटी इनहांस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो कॉम्प्लेक्स कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना, हमें वो अवॉइड करने चाहिए। इनकी डिटेल आपके हैंडआउट्स में है। ओके, व्हाट शुड ऑलवेज बी एक्सप्लिसिटली लिस्टेड फॉर फंक्शन इन C++? तो हमें रिटर्न टाइप जो है वो एक्सप्लिसिटली शो करनी चाहिए, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका रिटर्न टाइप नहीं लिख रहे, तो C++ बाय डिफ़ॉल्ट उसे इंट रिटर्न टाइप जो है वो असाइन कर देता है। यानी अगर हम लिखते हैं ना कोड में कोई मेथड लिखते हैं, हम लिखते हैं मेथड रिटर्न नंबर, ठीक है, रिटर्न नंबर, और हम लोग यहाँ मेथड लिख देते हैं और उसकी हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे नहीं लिखते शुरू में, तो जो C++ है वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट इंट कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से फ्लोट रखना चाहते हैं, एक्सप्लिसिटली आप उसे डिफाइन करवाना चाहते हैं, तो ये आपको ये शुरू में लाजमी जो है रिटर्न टाइप डिक्लेयर करनी चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन C++ ड्यू इट्स वायलेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोड प्रिंसिपल? तो ये जो हमारा ये जो गो टू स्टेटमेंट ना, ये जो स्ट्रक्चरल कोड प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट करता है, तो हमें ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ओके हो गया जी। ओके जी, हमारा आज की जो वीडियोस का लास्ट लेक्चर शुरू हो गया। तो ये है जी, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर राइटिंग कमेंट्स इन एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट? तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में कमेंट्स जो है हमें वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें लिखने चाहिए, ठीक है। ये ओके, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड बेसिक इंडेंटेशन साइज ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स? तो ये 2 है, बेसिक इंडेंटेशन जो है ना 2 की होनी चाहिए। ओके, व्हाई शुड पैरेंथेसिस बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन? पैरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग उसे रिड्यूस कर सकें और हमारी जो ग्रुपिंग होती है ऑपरेशंस की, हम उसको आसानी से करके कोड को क्लैरिफाई कर सकें। ओके जी, आगे है, व्हाट शुड बी डन विद कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इन कोड? दे शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है उन्हें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में हमें तोड़ देना चाहिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यूजिंग शॉर्टकट्स इन क्रिप्टिक कोड? क्रिप्टिक कोड और शॉर्टकट्स हमें जो प्रोग्रामर्स जो यूज़ करते हैं ना, तो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो बाद में जाके कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और जो है ना कोड की जो मेंटेनेंस है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्रिप्टिक कोड से मुराद क्या है? क्रिप्टिक कोड से मुराद ये है कि प्रोग्रामर अपनी एफिशिएंसी के लिए क्या करता है कि वो रीडेबल कोड नहीं लिखता, यानी शॉर्टकट लिख देता है। यानी अगर कमांड है, कमांड की जगह CMD लिख देता है, ठीक है। इसी तरह कोई भी वर्ड है, प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग की जगह PRG लिख देता है। तो ये PRG उसे तो समझ आ रहा है कि मैंने प्रोग्रामिंग के लिखा, लेकिन हो सकता है उसको 1 साल बाद वो अपना कोड खोले तो उसे खुद भी समझ ना आ रहा हो कि मैंने ये PRG प्रोग्रामिंग के लिए लिखा था, ये मैंने किस वर्ड के लिए लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्रिप्टिक कोड इसको कहते हैं। ओके, व्हाइल कमेंटिंग स्टाइल इज प्रेफर्ड फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स इन C++ एंड जावा? तो कमेंटिंग स्टाइल क्या होता है C++ में और जावा में, ये आपको पता है, डबल जो फॉरवर्ड स्लैश है उसके साथ हम कमेंट करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोड में कमेंट करते हैं डबल स्लैश के साथ करते हैं। ओके जी, वाई शुड कमेंट्स बी मिनिमाइज इन कोड?
कोड में कमेंट्स क्यों कम होने चाहिए, ताकि जो सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन कोड की है वो प्रमोट की जा सके। कोड हमारा सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होना चाहिए और क्लियर नेम्स और स्ट्रक्चर जो है ना वो नुमाया हो उसमें, ठीक है जी। आगे जी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यूजिंग डबल स्लैश कमेंट्स फॉर मल्टी लेवल कमेंटिंग। मल्टी लेवल कमेंटिंग का मतलब ये है, अगर आप एक से ज़्यादा लेवल में कमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है जब हम डबल जो है स्लैश कमेंट्स यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम इसका डबल स्लैश कमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कमेंट आउट एंटायर सेक्शन ऑफ कोड, ठीक है। तो बार बार हमें डबल स्लैश लगानी पड़ती है और एंटायर सेक्शन के कोड से हम लोग निकल जाते हैं। ओके जी, वाई शुड पैरेंथेसिस बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन, आपको पता है क्लैरिटी के लिए, ठीक है जी। तो लेसन नंबर 31 जी, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी और हम जल्दी जो है ना इसका पार्ट 2 भी डालेंगे। तो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छे से करें और अल्लाह ताला हम सब का जो है ना हामी नासिर और हमें कामयाबी अता फरमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और काफ़ी वीडियोस चैनल पे और भी पड़ी हुई हैं, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी आपकी लर्निंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।